इस वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस सेक्शन का पूरा स्टडी मटेरियल। वीडियो कोर्स ये रहेगा, टोटल 13 वीडियोस में ये पूरी की पूरी सीरीज़ हमारी कंप्लीट होगी। सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्रमवार तरीके से वीडियोस देखिए, यानी कि जैसे कि आपने पहला देखा तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस तरीके से 13वें नंबर तक जाइए। ऐसा ना हो कि बीच में आपने मान लीजिए 5वें नंबर का देखा, उसके बाद 8वें नंबर का देख रहे हो, क्योंकि चीज़ें फिर रिलेट आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि आखिर ये यूनिट क्या होती है। तो यूनिट, जैसे कि जब आप दूध लेने जाते हो तो क्या कहते हो, 1 लीटर दे दो, 2 लीटर या n लीटर, जितनी भी आपकी डिमांड है। कहीं कपड़ा लेने जाते हो कितने मीटर का, तार लेने जाते हो कितने मीटर का। इन सब से क्या साबित हो रहा है, यही कि दुनिया की कोई भी चीज़ आप खरीदते हो तो उसका एक फिक्स माप होता है। वो डिसाइड करने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसे फिजिक्स की भाषा में यूनिट कहा जाता है। तो यूनिट और मेजरमेंट, इस टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूनिट, जिसे मात्रक कहते हैं हिंदी में। जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हालांकि ये सब तीनों एक ही चीज़ माने जाते हैं। उसके अलावा बिजली का करंट है, कहीं पे हीट है, टेम्परेचर है, किसी भी चीज़ को नापना हो आपको उस चीज़ की एक फिक्स यूनिट निर्धारित करनी पड़ती है। तो यूनिट को अगर कोई पूछे एक लाइन में समझाओ तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके माध्यम से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हो, नाप सकते हो या उसकी माप ले सकते हो। कई बार हिंदी में ये मुहावरा भी होता है कि वो तो यार नप गए, तो वो वाला नापना नहीं, किसी चीज़ को मेज़र करने की बात कर रहे हैं तो वो आप यूनिट की सहायता से करते हो। इसका एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे कहीं लिखा है 22 लीटर, तो ये 22 का मतलब क्या है, कितनी वो चीज़ है और कितने में। वहीं पे अगर 22 मिलीलीटर लिखा हो तो दोनों में फ़र्क आ जाएगा, बहुत ज़्यादा, कम और ज़्यादा का फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि दोनों की यूनिट अलग है ना। और ये जो 22 है वो तो सेम ही लिखा हुआ है। तो किसी भी चीज़ को नापने के लिए 2 चीज़ें ज़रूर चाहिए। एक तो उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पे जो 22 है वो मैग्नीट्यूड है, उसके बाद जो लिखा हुआ है वो उसकी यूनिट है। जैसे किसी दुकान में गए बिजली की, वहाँ पे आपने मांगा तार, तो 5 मीटर चाहिए या 5 सेंटीमीटर चाहिए, इस चीज़ में फ़र्क आ जाएगा। तो ये जो 5 है ये तो कॉमन है, मैग्नीट्यूड, इसके बाद जो यूनिट लिखी है उसकी वजह से चीज़ें कम अथवा ज़्यादा आपको मिला करती हैं। तो यूनिट के साथ साथ उसके पीछे का नंबर जो कि मैग्नीट्यूड बताता है, ये दोनों चीज़ मिलेंगी तभी ये डिसाइड होगा कि कोई भी चीज़ आप कितनी मेज़र कर रहे हो या फिर कितनी आपको वो मिलने वाली है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हमने चीज़ें बताई कि इतने मिलीमीटर है, इतने सेंटीमीटर है, तो दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ ये चीज़ें आपके लिए सेम रहेंगी। ऐसा नहीं कि इंडिया में 22 लीटर का मतलब अलग है, अमेरिका में जाओ, बांग्लादेश में जाओ तो वहाँ अलग हो जाएगा। इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल चीज़ होती है किसी भी चीज़ की यूनिट, कहीं भी जाओ वो चीज़ सेम ही मेज़र की जाएगी। अब सवाल ये बनता है कि यूनिट आखिर कितने टाइप की होती है। तो 2 टाइप बनते हैं। एक तो है फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक, कि हमको कहीं से कोई इंफॉर्मेशन लेनी नहीं पड़ी इनको डिसाइड करने के लिए, और डिराइव्ड में आपको दूसरी यूनिट का सहारा लेना पड़ता है इसको डिसाइड करने के लिए। जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये जितनी भी 7 क्वांटिटी हैं, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जा सकती है, और ये फंडामेंटल इसलिए क्योंकि इसकी यूनिट आपने प्री डिफाइंड कर रखी है, कहीं और से आपको रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वहीं एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई की यूनिट भी मीटर, चौड़ाई की भी मीटर, तो ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बना। तो ये मीटर स्क्वायर आपने जो डिसाइड किया है इसके लिए आपको मीटर चाहिए, वो भी 2 बार। तो रेफरेंस लेना पड़ा कि नहीं, बिल्कुल लेना पड़ा। तो इस टाइप की यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। फंडामेंटल यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकंड, क्योंकि लंबाई के लिए मीटर। अब मीटर कहाँ से आया, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर पहले से ही फिक्स है। किलोग्राम मास की एसआई यूनिट है, सेकंड है टाइम की, और दुनिया में कहीं भी जाओ यही आपको यूज़ होती हुई दिखाई पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही यूज़ होंगी, लेकिन ये तो फंडामेंटल है और पूरी दुनिया के लिए सेम है। उसी तरीके से आपकी डिराइव्ड यूनिट हो गई व्युत्पन्न मात्रक,
जैसे कि एरिया का हमने एग्जांपल दिया, वॉल्यूम का ले सकते हो मीटर क्यूब हो गया, डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, स्पीड का मीटर पर सेकंड, पावर वॉट, मतलब जो लग जाती है वो वॉट नहीं, वो वॉट उसकी यूनिट होती है, फोर्स न्यूटन, एनर्जी एक्सलरेशन मोमेंटम। तो फोर्स की यूनिट जो है ये न्यूटन ने अपने नाम पे दे तो दी, लेकिन उसको भी रेफरेंस लेना पड़ा था किसी चीज का, तभी ये डिराइव्ड यूनिट है। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, अभी इसके ऊपर आएंगे आगे, ये बात याद रखनी जरूरी है। तो एक तो ये पूछा जा सकता है कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, और दूसरा ये कि कौन कौन सी हैं कौन कौन सी नहीं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भाई साहब ये देख लो 7 फंडामेंटल यूनिट कुछ इस तरीके से, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, मोल कंसेप्ट में ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। तो टोटल ये 7 हो गए, इसमें से एक ये सवाल बन सकता है कौन सी है और कौन सी नहीं। ये हिंदी में भी देख सकते हो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, धारा मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ऊष्मा, गतिक, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। अब देखो कुछ ऐसी यूनिट भी होती हैं जिसे फंडामेंटल यूनिट नहीं माना जा सकता। अब इसकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन इसकी नहीं निकाली जा सकती। डायमेंशन एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जिसमें फिक्स नियम का पालन करके आप कैलकुलेशन करते हो। वो 11th वाले जो हैं वो समझ गए होंगे, वो चीज़ें आपके लिए इतनी नहीं ज़रूरी हैं, बस ये याद रखना है कि किसकी डायमेंशन होगी किसकी नहीं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट वो होंगी जिसकी डायमेंशन कुछ नहीं निकलेगी लेकिन यूनिट उसकी होगी। जैसे प्लेन एंगल, ये एंगल कितना बना, तो जो बोर्ड पे एंगल आप बनाते हो 2 डायमेंशन वाला, उसकी यूनिट होती है रेडियन अथवा डिग्री। फंडामेंटल यूनिट हालांकि उसकी रेडियन होगी। सॉलिड एंगल, जैसे कि ये पृथ्वी है, ये सूर्य के कितने एंगल पे है, तो दोनों 3D ऑब्जेक्ट हैं कि नहीं, तो 3D ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनता है वो सॉलिड एंगल होगा और उसकी यूनिट होगी आपकी स्टेरेडियन। ये बातें याद रखनी जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन का एक बन भी जाए। अब यूनिट देखो आप निकाल किसकी रहे थे, फिजिकल क्वांटिटी की तो निकाल रहे थे ना। पहले आपके पास कोई लंबाई होगी तभी तो आप डिसाइड करोगे कितने मीटर हैं कितने नहीं हैं। आपके पास कुछ दूध होगा तभी आप डिसाइड करोगे ना कितने लीटर हैं कितने नहीं हैं। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। इसके भी 2 टाइप बनते हैं, एक स्केलर दूसरे वेक्टर। अब देखो स्केलर में होता ये है कि कोई चीज़ कितनी है बस उतना काफ़ी है, वो किस डायरेक्शन में है ये नहीं ज़रूरी है। जैसे टाइम हो गया तो आप ये देखते हो कितने मिनट कितने सेकंड कितने दिन कितने हफ्ते कितने महीने बीते, ये नहीं देखते हो कि उसकी डायरेक्शन क्या है। वहीं पे फोर्स, फोर्स में आप ये देखोगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स है कि नहीं, कितने न्यूटन किस डायरेक्शन में, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम में ये भर भर के सवाल बनता है कौन से स्केलर है कौन से वेक्टर। तो स्केलर में कौन चीज़ कितनी है बस उतना काफ़ी है, मतलब मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। लेंथ, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, वर्क, डिस्टेंस, मास, स्पीड, टाइम, पावर मतलब शक्ति, एनर्जी, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, ये प्रेशर दोबारा रिपीट हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जितनी भी चीज़ें हैं। जैसे घर पे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की जो सप्लाई आती है ना, तो 50 हर्ट्ज भी स्केलर 230 वोल्ट भी स्केलर। वैसे कुछ इसमें अपवाद भी होते हैं कि डायरेक्शन उनकी है लेकिन फिर भी उनको स्केलर में रखा जाता है, क्योंकि वेक्टर किसी को ऐसे नहीं बना दिया जाता, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में वो सेटिस्फाई होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये देखो कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम है वेक्टर एडिशन का, ये दोनों अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मामले में तब जाके उसे वेक्टर कहा जाएगा। सिर्फ डायरेक्शन होने से काम नहीं चल पाता है। तो इसी के लिए 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से एक इलेक्ट्रिक करंट हो गया पूरे सर्किट में। जैसे ये देख लो, ये रेसिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, ये इंडक्टेंस है। अब यहाँ से करंट जाएगा तो उसकी दूसरी डायरेक्शन, इधर से अलग डायरेक्शन हो गई। तो डायरेक्शन मैटर तो कर रही है लेकिन फिर भी करंट को वेक्टर नहीं माना जाता। उसी तरीके से एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है, उसको भी वेक्टर नहीं माना जाता क्योंकि वो वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलो अब काम की बात पे वापस आते हैं।
आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर, तो उम्मीद है आपसे पहचान लोगे। स्केलर तो कम से कम जान ही गए हो आप। अभी वेक्टर देख लो। इसमें जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलता कि यार कोई चीज़ कितनी है, उसके साथ साथ डायरेक्शन मैटर करती है, और ये भी सिर्फ डायरेक्शन मैटर करती है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इलेक्ट्रिक करंट इसका एग्जांपल हमने आपको दिए। इसके साथ साथ ट्राइंगल का लॉ है वेक्टर एडिशन का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इस तरीके से होता था। वो डिटेल में उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही एक पैरेललोग्राम भी होता था। वो दोनों अगर फॉलो हो रहे हैं दो क्वांटिटी को ऐड करते टाइम, तब जाके उसको हम वेक्टर कहेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट, कोई चीज़ यहाँ है यहाँ चली गई, उसकी पोजीशन चेंज हो गई तो डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस, टोटल दूरी कितना चला सब मेजर कर लो उठा के, तो वो डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक्सलरेशन, वेलोसिटी, ये दोनों ही वेक्टर। फोर्स वेक्टर ये पता ही है। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी खुद। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स, नॉट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर। अगर प्रिसाइसली बात करें तो वो टेंसर, कि ना स्केलर में ना वेक्टर में डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर बोल नहीं सकते ना, तो टेंसर। तो टेंसर में दो चीज़ें याद रख लो, इलेक्ट्रिक करंट और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट देख लो अगला टॉपिक, डिस्टेंस के सबसे छोटी छोटी यूनिट कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो सेंटीमीटर, 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने mm होते हैं? तो 1000। मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये चीज़ें सीधे सीधे पूछ लेते हैं भाई। 10⁻6 मीटर तो सबको मालूम ही है, सेंटीमीटर कितना होगा ये पूछा जा सकता है। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। एंगस्ट्रॉम, जिससे वेवलेंथ मेजर करते हो, 10⁻10। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 100 का गुणा कर दो, 10⁻7 हो जाएगा नैनोमीटर के मामले में। और एंगस्ट्रॉम में सेम 10² से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 10⁻8 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस की बड़ी बड़ी यूनिट कौन सी होती हैं? तो देखो किलोमीटर, 1000 मीटर। आप गाड़ी चलाते हो तो किलोमीटर ही देखते हो कि आगरा जाना है तो 320 पड़ेगा, इस तरीके से उसी हिसाब से आप फ्यूल मैनेज करते हो गाड़ी में। 1 माइल 1.6 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, ये चीज़ आपको याद रखनी जरूरी है। 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं और 1.09। तो ये पूछा जा सकता है कि गज बड़ा है कि मीटर, तो ऑब्वियसली सी बात है मीटर बड़ा होता है, क्योंकि उसमें 1 मीटर से ज़्यादा गज की वैल्यू मापी जाती है। जैसे पिच होती है 22 गज की, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20 मीटर के आसपास मिलेगा। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जानकारी है। ये सेम चीज़ हिंदी में भी आप देख सकते हो, कुछ ऐसा कन्वर्जन नहीं है। सेम जैसे ये मिमी है मिलीमीटर, तो ये mm लिख गया है, बस इतना का ही फर्क है। माइक्रोन तो देखो सेम ही लिखा है, और नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम वो भी सेम लिखेगा। ये देख सकते हो एंगस्ट्रॉम की पूरी जानकारी हम दे चुके हैं। अब फर्मीमीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एटॉमिक थ्योरी तो पढ़ते ही हो, उसमें ये बताया जाता है कि ये न्यूक्लियस है और ये पाथ है, अलग अलग ऑर्बिटल है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ना। तो ये जो न्यूक्लियस है, इसको गोल अगर माना गया है तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। अब ये किस पे कैलकुलेट होती है? फर्मीमीटर में न्यूक्लियस की रेडियस। ठीक, 10⁻⁻15 इसका मतलब होता है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 10² से गुणा कर लो, बात खत्म। 1 फुट में होते हैं 12 इंच के आसपास। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 1 यार्ड, 1 गज में 3 फुट होते हैं। 1 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल आखिर है क्या? तो देखो, जब आप जहाज से जाते हो ना, पानी के जहाज की बात कर रहे हैं, जब आप जाते हो, मान लीजिए साउथ अफ्रीका तक जाना है, और अभी तो वाराणसी से बैठो सीधे कोलकाता उतरो, तो जब समुद्र में आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो ना, तो मीटर किलोमीटर वहाँ नहीं चलता, वहाँ पे चलता है नॉटिकल माइल। कि समुद्री यात्रा के टाइम पे आप जो डिस्टेंस मेजर करते हो वो नॉटिकल माइल। उसी तरीके से
जहाज की जो स्पीड मेजर होती है वो नॉट में होती है। इसी तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की परिभाषा कई बार पूछ लेते हैं। तो देखो, ये है सूर्य और ये है पृथ्वी। बड़ी छोटी पृथ्वी बना दी ना, क्योंकि ऐसी ऐसी हजारों पृथ्वी सूर्य में आ जाएंगी, इसीलिए बनाई है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। ठीक, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है, अभी अभी जो दोनों ही बता दी। फर्मी आपको पता ही है, एकड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक एकड़ में 4046 के आसपास स्क्वायर मीटर हो गए, 4840 स्क्वायर गज हो गए। गज और मीटर की वजह से ये वैल्यू में फर्क आया है। लाइट ईयर, एक क्वेश्चन ये बनता है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? तो लाइट नाम सुनते ही लोग प्रकाश की यूनिट कह देते हैं कि लाइट जल रही है तो उसकी यूनिट हो गई, या तो फिर स्पीड, क्योंकि लाइट की स्पीड दुनिया में सबसे ज्यादा होती है तो उसके बारे में लोग बता देते हैं। लेकिन नहीं, वो डिस्टेंस मेजर करती है लाइट ईयर। अब देखो, जैसे ये वैक्यूम है, एक भी एयर का पार्टिकल नहीं है। वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर सकती है, साउंड नहीं, क्योंकि साउंड को पार्टिकल चाहिए। तो इस वैक्यूम में एक साल में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी वो लाइट ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। वैल्यू याद रखनी जरूरी है। एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में क्या कन्वर्जन है? नैनोमीटर होता है 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम 10⁻10। तो अगर यहां से यहां जाना हो तो 10 से डिवाइड कर दो, पीछे आना हो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे आप कर सकते हो, दोनों वैल्यूज याद होनी चाहिए बस। अच्छा, पारसेक, देखो लाइट ईयर के बारे में अगर आप ये जान भी गए कि ये डिस्टेंस की यूनिट होती है तो आप ये समझोगे कि डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट यही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट ईयर से भी बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिट जो डिस्टेंस निकालने के काम आती है वो है पारसेक, क्योंकि उसमें कई सारे लाइट ईयर आते हैं। 3.26 लाइट ईयर आ जाते हैं। वैल्यू याद रख लो, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो अगर 10⁻16 है तो समझ जाओ पारसेक है, 10⁻15 है तो लाइट ईयर है। अब यार डिस्टेंस के बाद शिफ्ट होते हैं मास के ऊपर। तो मास, ये यूनिट ऑफ मास होगा वैसे इधर। औंस, पाउंड, ये सब इंग्लैंड में यूज होते हैं ना, क्योंकि क्रिकेट अंग्रेजों का खेल है और वहां पे बॉल का वजन बताने के लिए औंस या फिर पाउंड का यूज किया जाता है। पाउंड वैसे वहां की करेंसी भी है। एक औंस में 28 पॉइंट समथिंग ग्राम होता है। एक पाउंड में कई सारे यानी 16 औंस होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, बच्चा भी जानता है। लेकिन कितने पाउंड होते हैं? 2.2। ये आज से याद कर लो। 1 कुंटल में 100 किलो, ये भी सबको ही जाना करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी मास के बारे में कि उसकी यूनिट किस किस तरीके से विदेशों में मेजर की जाती है। अपने यहाँ कैसे होता है सभी जानते हैं, कुंटल और उसके बाद गैलन, टन, ये सब कोई जानता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। एक मेट्रिक टन में 1000 किलो होगा। एक पीकोग्राम में, देखो पीको मीटर हो चाहे पीकोग्राम, अगर पीको मीटर होता इधर और मीटर पे जाना पड़ता तब 10⁻12 मीटर हो जाता है ना। लेकिन इधर ग्राम है तो उधर भी ग्राम हो जाएगा, 10⁻12। ये पीको हो गया, जिस प्रकार से फर्मी में 10⁻15 था। मिलीग्राम 10⁻3, माइक्रो पता है, नैनो पता है, फेम्टो, जो वहां फर्मी मीटर था यहाँ फेम्टो हो जाएगा जब मास की बात आएगी। तो अब लीप ईयर्स, लूनर मंथ, सोलर मंथ, इनकी बात कर लेते हैं। चांद की गतिविधियों के हिसाब से जो आप महीना निकालते हो वो 28 दिन का होता है, और सूर्य की गतिविधियों के आप हिसाब से आप निकालते हो तो 30 या 31 दिन का होता है, फरवरी छोड़ के, क्योंकि वहां पे 28 अथवा 29 दिन हो सकते हैं। आप कोई भी आप साल ले लो, उसमें 28 दिन का भी एक महीना होगा, 30 का भी होगा, 31 का भी होगा, 29 का भी होगा, प्रोवाइडेड वो लीप ईयर है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे स्पेस में सूरज भी है, चांद भी है, तो सबको लेके चलना पड़ेगा ना, तो इसी के लिए। लेकिन ये चीज़ याद रखो यहाँ से कि लूनर मंथ तब है जब 28 दिन है, सोलर मंथ तब है जब बाकी के दिन है, इंक्लूडिंग 29 फरवरी। एक नॉर्मल ईयर में 13 लूनर मंथ और 1 दिन होता है। टोटल बात करें तो 365 दिन होते हैं। उसी तरीके से लीप ईयर में 366 दिन हो जाते हैं। अब इसका लॉजिक समझो होता क्या है। देखो, ये है सूर्य और ये है पृथ्वी।
पृथ्वी इस तरीके से एक चक्कर जब मार लेती है इस सूर्य का तो 1 साल कंप्लीट माना जाता है। और ये करने में कितने दिन लगते हैं, टू बी प्रिसाइज 365.25 दिन, यानी 365 दिन पूरे और 1/4 दिन। तो 1/4 को 4 बार जोड़ोगे तो क्या होगा, 1 दिन हो जाएगा ना। तो इसीलिए 4 साल के बाद में वो 1 दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है और 366 दिन बन जाते हैं। यही लॉजिक है लीप ईयर का। बाकी रीजनिंग में आप देखोगे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, इधर अगर मैं बताने लगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अभी वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। 1 लीटर में 0.26 गैलन होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये भी। वॉल्यूम आखिर होता क्या है, आप लिक्विड के बारे में एक चीज जानते हो कि वो तो बहता रहता है, उसका कोई फिक्स शेप और साइज होता नहीं है। जिस भी बर्तन में डालो वो उसी का शेप ले लेता है। पानी को गिलास में डालो तो गिलास का शेप ले लेगा, बाल्टी में डालो तो उसका शेप ले लेगा। तो चाहे गिलास की बात करें या बाल्टी की, दोनों में अलग अलग मात्रा आएगी ना, कितना पानी आएगा, गिलास में अलग आएगा, बाल्टी में अलग, तो वो सब वॉल्यूम हो गया। गैलन में 1 गैलन में 3.785 लीटर होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ऊपर वाली भी इंपॉर्टेंट थी। 1 बैरल में 159, और प्रिसाइज बात करें तो 158.9 159 याद रखो। 1 बैरल में 159 लीटर। पूछी जा चुकी है ये बात अलग अलग एग्जाम में, और हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में भी आ जाए। 1 बैरल में 42 यूएस गैलन होते हैं, ये भी देख लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी हो सकती है। कुछ ऐसी डिराइव्ड यूनिट हैं जिनको जानने के लिए ऐसा यूनिट आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, ये तो हमने वीडियो के शुरू में भी बता दिया। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, ये मोल पर क्यूबिक मीटर। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम। अगर आप मास के हिसाब से वॉल्यूम देखते हो तो उसे स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक। क्योंकि ये बात तो आपको पता ही है कि मैटर किसी भी टाइप का हो, मैटर मतलब लड़ाई झगड़े नहीं, पदार्थ की बात कर रहा हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस, सभी का कुछ ना कुछ मास तो होगा ही। तो इसी के लिए किसी भी बर्तन में लिक्विड को डालो तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, बाकी उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो वो एडजस्ट करने के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम यूज करते हैं। फिर देख लो लुमिनेंस या इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, दोनों एक ही चीज है। कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, आपको कैंडेला पता है, मीटर पता है, आप निकाल लोगे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को सिंपल भाषा में बोले तो गाढ़ापन, शुद्ध हिंदी में बोले तो श्यानता। इसमें बस ये देखा जाता है कि कोई भी लिक्विड कितना गाढ़ा है, जितना गाढ़ा है उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी हो जाएगी। स्क्वायर मीटर पर सेकंड। मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इस तरीके से इसको मेजर करते हैं। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन न्यूटन के सेकंड लॉ में दी गई थी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि एक टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन होने के बावजूद उसको वेक्टर में नहीं गिनते, उसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात है ये। अगली चीज देख लो, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसकी यूनिट भी होती है मीटर, क्योंकि कोई भी रेडियस हो मीटर में ही नापोगे। लीनियर सुपरफिशियल वॉल्यूम एक्सपेंसिविटीज, जैसे जो रेलवे की पटरी होती है, गर्मियों में उसका आकार बढ़ जाता है, थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, सर्दियों में सिकुड़ जाती है। तो मैटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर रिस्पॉन्ड करेगा और उसी हिसाब से फैलेगा और सिकुड़ेगा। तो किस हद तक फैला या सिकुड़ा है उसकी वैल्यू पर केल्विन में नापी जाती है, क्योंकि टेम्परेचर पे ये दोनों ही चीजें डिपेंड करती हैं। फ्लो रेट क्यूबिक मीटर पर सेकंड, और बात करें प्रिसाइसली तो क्यूजेक में। ये पूछी जा चुकी है बात कि कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसको मेजर किस पे करोगे, क्यूबिक मीटर पर सेकंड या क्यूजेक में। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड तभी क्रिएट होगा जब आसपास के जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक मूवमेंट डेंसिटी, सबका एक ही नाम, एम्पियर पर मीटर, क्योंकि गिवन एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है इसी के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आज के इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट किस किस काम में आते हैं, क्या उनके यूजेस होते हैं। तो एक तरफ आपका इंस्ट्रूमेंट का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ
ये इन्फॉर्मेशन कि वो किस काम में आता है, कुछ इस तरीके से है। जैसे फोनोग्राफ हो गया तो साउंड वेव क्या पैटर्न बना रही है उसको ग्राफ में डिस्प्ले करेगा। फोनोमीटर है, साउंड की इंटेंसिटी के लेवल को डिफाइन करेगा। फोटोमीटर लाइट की इंटेंसिटी या फिर दो अलग अलग सोर्सेस है उनकी लाइट इंटेंसिटी को कंपेयर कर देगा फोटोमीटर। तो फोनोमीटर फोटोमीटर में उम्मीद है डिफरेंस पता चल गया होगा, लाइट और साउंड का ही तो फर्क है ना। अब पेश है आपके लिए फोटो टेलीग्राफ। तो पुराने टाइम पे अगर आपको फैक्स के रूप में पिक वगैरह भेजनी पड़ती थी टेलीफोन लाइन के ऊपर तो फोटो टेलीग्राफ उसमें काम में आता था। पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट में जो भी मुलजिम है आपका जिसका टेस्ट चल रहा है उसके पैटर्न को ग्राफ में डिस्प्ले कर देगा। पोटेंशियोमीटर जो 12th वाले हैं उनको अच्छी तरीके से याद होगा। पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट होता क्या था कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 पॉइंट बता दिए जाते थे और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पीडी निकाला जाता था। फिर पोटोमीटर, देखो पौधे जो होते हैं वो धूप में खड़े रहते हैं और उनके स्टोमेटा खुलते रहते हैं, तो जैसे खुलेगा पानी उनसे बाहर निकल जाएगा वेपर की फॉर्म में, इसे आप ट्रांसपिरेशन कहते हो। और ये किस हिसाब से चल रहा है ये मेजर होता है पोटोमीटर से, नॉट फोटोमीटर। पोटोमीटर ध्यान रखिएगा। अभी आप देखो पिकनोमीटर क्या करता है। तो जैसा कि हमने बताया कि मैटर आपका एक्सपेंड करेगा टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे, लिक्विड भी ऐसा करते हैं। तो एक्सपेंशन होने के बाद में किस हिसाब से एक्सपेंशन हुआ है, क्या डेंसिटी में फर्क पड़ा है, पिकनोमीटर। अब ये पायरोमीटर जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं ना, जैसे कि कहीं पे लोहा गलाया जा रहा है तो वहाँ के लेवल का जो टेम्परेचर है पायरोमीटर से नापा जाएगा। नॉर्मल थर्मामीटर पिघल के राख बन जाएगा। पायर हीलियोमीटर, एक होता है पायरोमीटर, इसके बारे में बता दिया। पायर हीलियोमीटर, अब देखो हीलियो ये जो शब्द है कहीं ना कहीं सूरज से रिलेट कर रहा है, तो वहां से जितने भी रेडिएशंस निकल रहे हैं उसको नापने का काम ये करेगा पायर हीलियोमीटर। अब राडार, तो एटीसी आप जानते हो, एटीसी एक ऑफिस होता है जो कि ये बताता है कि कौन सी फ्लाइट किस रूट पे चल रही है, नज़दीकी एयरपोर्ट कौन सा है, उनको कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ से संपर्क करो, है ना। वहाँ क्या लगे होते हैं, राडार। तो रेलवे में होता है स्टेशन मास्टर, एटीसी में होता है ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक। तो उनके लिए बेहद काम की चीज़ है राडार। करता क्या है ये, कोई एयरक्राफ्ट कोई एरोप्लेन है कितनी ऊंचाई पे है, कितनी स्पीड से आ रहा है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन राडार से पता चलती हैं। अगली चीज़ है रेडिएटर। मूवीज़ में आपने ये चीज़ अक्सर देखी होगी, किसी की एसयूवी है, कोई जीप है, स्पेसिफिकली टाटा सूमो, तो वहाँ पे कई बार दिखाया जाता है कि बोनट खोल के खड़े हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी बंद पड़ गई है। वो क्यों, क्योंकि रेडिएटर खराब हो गया है। रेडिएटर करता ये है कि इंजन से जो भी हीट आई है उसको बाहर फेंकने का काम, ठीक। आजकल तो वैसे कूलेंट आते हैं। रेडिएटर ना केवल गाड़ी में बल्कि कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज़ होता है। रेडियोमीटर, जो भी रेडिएशन है सूर्य से आने वाली नहीं नॉर्मल रेडिएशन हो गई, जैसे कि मोबाइल टावर के आसपास ये चेक करना है कि सिग्नल प्रॉपर है कि नहीं, इवन आपका मोबाइल उस टावर से कांटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, तो वो सब रेडियोमीटर से। रेफ्रिजरेटर सभी जानते हैं, वो आजकल तो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर आ जाते हैं जो आपको ये भी बता देते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और पॉसिबल रेसिपी कौन सी है। तो कोई भी सामान रखो तो ज़्यादा दिन तक चलेगा, एकदम से नहीं सड़ेगा, बस यही काम होता है रेफ्रिजरेटर का। दो चीज़ें होती हैं, एक तो सीज़मोमीटर, कहीं पे कोई भूकंप आया है तो उसकी इंटेंसिटी नापने का काम करता है सीज़मोमीटर। साथ ही में लगा होता है सीज़मोग्राफ की जो भी सीज़मोमीटर से इंफॉर्मेशन मिली तो उसको ग्राफ में प्लॉट करके बता देगा। अब ये है सेक्सटेंट, हाइट मेजर करने के काम में आता है, लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं है, दूसरी भी चीज़ें आ गई हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो कोई भी वेव है तो वो किस स्पेक्ट्रम से आई है, जैसे कि ये जो हम चीज़ें देख पाते हैं ना लाइट की वजह से, तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। तो उस स्पेक्ट्रम में किस किस टाइप की वेव है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ये स्पेक्ट्रोस्कोप आपको दर्शाएगा ग्राफ बना के। स्पीडोमीटर आप जानते ही हो, कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है वो बताएगा। स्पीरोमीटर, कोई गोलाकार सरफेस है तो उसकी रेडियस कितनी है ये बता देगा।
उसके कर्वेचर को डिसाइड करके कि वो पूरी गोल है भी कि नहीं। स्पिग्नोमैनोमीटर वो डॉक्टर का आला होता है ना, उसी की बात कर रहे हैं। सॉरी, वो तो स्टेथोस्कोप होता है। स्पिग्नोमैनोमीटर वही जो आपका बीपी नापता है, उसके बारे में। स्पिग्मोफोन जो भी आपकी पल्स रेट है। आजकल तो ये घड़ी आ गई है, आप घर बैठे देख सकते हो, लेकिन पुराने टाइम पे डॉक्टर को अप्रोच करना पड़ता ही था और वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट से वो सुन लेते थे कि हार्ट किस हिसाब से बीट कर रहा है। स्पिग्मोस्कोप जो भी पल्सेस है उसका पैटर्न बना के स्क्रीन अथवा ग्राफ पे दिखा देगा। अब आ गए उसी आले पे जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। हार्ट और लंग में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर को सुनने के काम में आती है। अब होता है टैकोमीटर। अब टैकोमीटर आप समझते हो, आजकल की जो गाड़ियां होती हैं किसी किसी में नहीं आता, लेकिन किसी में आरपीएम मीटर दिखाता है। तो आरपीएम मीटर इसी टैकोमीटर के प्रिंसिपल में काम करता है कि जो पहिया है या इंजन का जो घूमने वाली चीज है वो किस हिसाब से रोटेशन मार रही है वो दिखाता है, तभी आप आरपीएम देख पाते हो। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट टेम्परेचर को स्थिर रखना, नाम से ही इसका काम छिपा हुआ है कि अंदर जो भी टेम्परेचर है रूम का उसको रेगुलेट करने के काम में आता है। ट्रांसफार्मर आपके चौराहे पे लगा होता है और उसका काम होता है कि उधर से जो भी सप्लाई आ रही है सब स्टेशन से उसको 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे ले आना। एक दूसरा भी ट्रांसफार्मर होता है कि जो भी पावर प्लांट से बिजली बनी उसके वोल्टेज को हाई कर देना ताकि वो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर भेजा जा सके। तो स्टेप अप वोल्टेज हाई करना, स्टेप डाउन वोल्टेज लो करना, ये दोनों ही काम ट्रांसफार्मर के होते हैं। टरबाइन, जो भी पावर प्लांट है चाहे वो कोल बेस्ड हो या फिर हाइड्रो स्टेशन हो, कोई जो नदियों से जो पानी से बिजली बनाई जाती है, तो वहां पे होता ये है कि एक टरबाइन लगी रहती है। तो जो भी पानी एकदम से आ रहा है हाई प्रेशर से, टरबाइन घूम के अल्टरनेटर ऑन करके बिजली बना देती है। तो टरबाइन घूमेगी तभी तो अल्टरनेटर ऑन होगा। ओडोमीटर या रेन गेज, बारिश कितने mm की है, कितने इंच की है, ये नापने के काम में आता है। अल्ट्रासोनोस्कोप, ब्रेन ट्यूमर और हार्ट डिफेक्ट, जब सीटी स्कैन होता है ना तो इस चीज का वो यूज करना पड़ता है डॉक्टर को कि कहीं कोई दिमाग में दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि अगर किसी का हाथ नहीं काम कर रहा है तो लोग हाथ पे फोकस करने के बजाय डॉक्टर सीधे समझ जाते हैं दिमाग से कनेक्शन टूटा है। विस्कोमीटर, कोई भी लिक्विड कितना गाढ़ा है उसकी विस्कोसिटी कितनी है ये नापने के लिए। फिर है वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। घर में अगर कोई चीज खराब होती है तो इलेक्ट्रीशियन वोल्टेज चेक करता है पहले कि 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सही से आ भी रही है सप्लाई घर पे कि नहीं। फिर वेव मीटर, कोई भी वेव है उसकी वेवलेंथ नापने के लिए वेव मीटर। जाइलोफोन, महिंद्रा जाइलो एक गाड़ी भी आती थी वैसे, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं। जिंकोग्राफी, जिंक की सरफेस पे प्रिंट करने को जिंकोग्राफी कहते हैं। वैक्यूम क्लीनर, इसको कौन नहीं जानता, आजकल तो स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर आ रहे हैं कि उनको कितना चलना है कितनी गंदगी है खुद ही डिसाइड कर ले रहे हैं क्योंकि एआई उसमें इनकलकेट हो गया है। अगली चीज है वेंचुरी मीटर कि कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है किस हिसाब से कर रहा है, तो वेंचुरी मीटर, उसमें क्यूजेक नाप लिए जाते हैं कितने क्यूजेक हैं। अब टेलेक्स, तो एक देश से दूसरे देश में न्यूज भेजनी है तो आजकल नहीं, पुराने टाइम पे टेलेक्स यूज करते थे। अब ऐसे ही टेलीमीटर है। वीडियो रिकॉर्डिंग आजकल तो लोग तुरंत कर लेते हैं क्योंकि सभी के पास स्मार्टफोन है, कुछ नहीं पाया तो वीडियो बना के टाइम पास कर लिया, सड़क में कुछ भी हो रहा है उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये चीज अगर पुराने टाइम में करनी थी तो टेलीमीटर। ऐसे ही टेलीप्रिंटर, जो भी टेलीग्राफिक मैसेज हैं, फैक्स उसी का एग्जाम्पल है। तो फैक्स भेजा कैसे जाता था, रिसेंडर रिसीवर दोनों साइड प्रिंटर होना मांगता था। अब ऐसे ही टेलीस्कोप, हबल्स का टेलीस्कोप बहुत फेमस है, नई नई चीजें खोज रहा है। तो इससे करते क्या है कि दूर आसमान में, आसमान के भी उस पार जिसे हम स्पेस कहते हैं, वहां की चीजों को देखने के लिए टेलीस्कोप। अभी देखो थियोडोलाइट, वर्टिकल और ट्रांसवर्स एंगल को मेजर करने के लिए। थर्मोमीटर, ये कौन नहीं जानता, बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए। अब देखो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। फिर थर्मोपाइल, रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी है ये मेजर करने के लिए। एल्टीमीटर, कोई भी एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पे है तो एटीसी में क्या लगा होता है, एल्टीमीटर, उस चीज के लिए, वही ये बताता है कि कोई प्लेन कितनी ऊपर उड़ रहा है। एम मीटर, किसी भी सर्किट में
कितना एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है ये बता देगा। अनीमोमीटर, कोई भी विंड है वो कितने स्पीड से आगे जा रही है ये अनीमोमीटर बताएगा। ऑडियोमीटर वो ये बताएगा कि जो भी आपका पेशेंट है उसका कान कितना सही से काम कर रहा है कितना नहीं। ऑडियोफोन, ऑडियोफोन वही कान की मशीन जिसे आप कहते हो जो सुनाई देने में आपकी हेल्प करने लगे। फिर आता है आपका ओटोस्कोप, कान की जांच करने के यूज में काम में आता है। लोग जब भी अपना कान दिखाने के लिए आते हैं तो उसकी अपडेट इसी से ली जाती है, ओटोस्कोप या ऑरिस्कोप से। एवोमीटर, रेडियो इंस्ट्रूमेंट में क्या खराबी है ये देखने के लिए एवोमीटर। एक्सेलेरोमीटर, किस स्पीड से कोई अगर गाड़ी भाग रही है तो उसकी स्पीड किस हिसाब से चेंज हो रही है ये एक्सेलेरोमीटर। प्रिसाइसली बात करें तो एक्सेलरेशन मेजर करने के ये काम में आता है। एक्यूमुलेटर स्टोरेज डिवाइस है, कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है ना उसके रजिस्टर में एक्यूमुलेटर लगा होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है 1001 में उसको स्टोर करने के काम में आता है। हालांकि सिर्फ वहीं पे एक्यूमुलेटर यूज नहीं होता, इसके कई सारे टाइप होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों के काम में आते हैं। कहीं पे माइक्रो प्रोसेसर है उसमें तो फिट है ही है, लेकिन कहीं पे कोई दूसरी डिवाइस है उसमें कोई चीज़ स्टोर करनी है, ज़रूरत पड़ने पर निकालनी है तो एक्यूमुलेटर। एक्टिनोमीटर, सूर्य की जो किरणें हैं उसकी इंटेंसिटी नापता है एक्टिनोमीटर। एरोमीटर, जैसे एरोप्लेन होता है वैसे ही एरोमीटर, जो भी हवा है या उसमें जो भी गैसेस हैं तो उनका वजन कितना है, डेंसिटी कितना है तो एरोमीटर। कैलोरीमीटर, कितनी गर्मी है किस भी जगह में, वो आइटम सॉन्ग नहीं, जो वाकई में गर्मी होती है ना जो हमें लगती है तो वो किस हिसाब की है उसी को नापने के लिए कैलोरीमीटर। कार्बोरेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है, कहाँ काम में आती है, बाइक में और जो पेट्रोल कारें पुरानी टाइम की होती थी ना उसमें, क्योंकि आज पेट्रोल कार भले ही है लेकिन वहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर यूज हो रहा है। अब ये करता ये था कि जो भी पेट्रोल टंकी से आ रहा है उसको हवा के साथ मिक्स करके और उसको जलाने के काम करता था। आजकल तो फ्यूल इंजेक्टर आ गया और वैसे भी डीजल इंजन में कार्बोरेटर यूज नहीं होता था, ना पहले ना अभी। अब बोलोमीटर, तो कोई भी थर्मल रेडिएशन है कहीं पे भी तो वो नाप देगा। बैरोग्राफ, बैरोमीटर आप जानते हो क्या होता है, ये नीचे लिखा भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है वो नापने के लिए और उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको ग्राफ में दिखाने के लिए बैरोग्राफ। दो चीजें होती हैं, कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राम हार्ट रेट को मेजर कर देगा, किस हिसाब से धड़क रहा है दिल, और उसके पैटर्न को बता देगा ग्राफ के ऊपर, कार्डियोग्राफ। कैथेटोमीटर, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आप जानते हो लैबों में चलते रहते हैं, तो वहां पे जो भी लेवल है चीजों का, जो भी हाइट वाइट है, जो भी कंडीशन है, तो कैथेटोमीटर। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जब आप पुराने टाइम पे जहाज़ों में जाते थे तो उस समय घड़ी तो आपके पास होती नहीं थी, ना स्मार्टफोन होते थे, तो कितना बज रहा है सूरज को चांद को देखते ही ये कैसे पता चलता था, तो क्रोनोमीटर से। अब कंपास बॉक्स, उस समय गूगल मैप का तो ज़माना नहीं था, ना गूगल अर्थ चलता था, है ना, तो आप किस दिशा में जा रहे हो, सही जा रहे हो गलत जा रहे हो, ये पता चलता था शिप के ऊपर कंपास बॉक्स से। नेक्स्ट चीज है क्रेस्कोग्राफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पौधा लगा हुआ है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, तो क्रेस्कोग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब क्रियोमीटर, आप क्रायोजेनिक इंजन्स के बारे में जानते ही हो कि वो काम करते हैं एकदम लो टेम्परेचर के ऊपर जहाँ पे बर्फ जम जाए, रॉकेट वगैरह में यूज होते हैं, तो उनकी कंडीशंस को नापने के लिए कि वहाँ पे जितना टेम्परेचर कम हमें चाहिए उतना है कि नहीं, तो क्रियोमीटर। साइक्लोट्रॉन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन सही से जा रहे हैं नहीं जा रहे, कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भागेंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो वो सही से भाग रहे हैं कि नहीं, तो साइक्लोट्रॉन देखता है ये। डैनियल सेल, किसी भी सर्किट में अगर डीसी फ्लो हो रहा है, डायरेक्ट करंट जो कि आपके बैटरी में फ्लो होता है, तो वो नापने के लिए डैनियल सेल। डेंसिटी मीटर, कोई भी चीज कितनी गाढ़ी है कितनी पतली है वो तो विस्कोमीटर से देख लोगे, लेकिन उस लेवल पे नहीं देखना, सिर्फ ये पता करना है कि अगर जैसे दूध है तो दूध ज़्यादा है कि पानी ज़्यादा है, तो डेंसिटी मीटर से आप देख सकते हो। डायलेटोमीटर,
किसी भी ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है बाहरी कारणों की वजह से, तो डायलेटोमीटर। डायनमो सिंपल जनरेटर समझ लो, और क्या की मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर में क्या होता है, नॉर्मली हैंडल लगा के जनरेटर को घुमाते हो, डीजल इंजन चालू हो जाता है, और जैसे वो चालू होता है आप अप्लायंसेस अपने चला सकते हो। तो मैकेनिकल एनर्जी जो कि डीजल इंजन के घूमने की वजह से जनरेट हुई, वो बिजली में बदल जाती है, और ऐसा डायनमो में भी होता है। अब अगली चीज़ है डायनमोमीटर, कि जो भी आपका डायनमो या जनरेटर है वो किस हिसाब से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, तो वो डायनमोमीटर। इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, जैसे मोटर में नहीं होता है कि आप पावर ऑन करते हो, मोटर चालू हो जाती है और घर पे पानी आने लगता है, वैसे ये इलेक्ट्रिक मोटर होगा। तभी तो उसी के बारे में बताया जा रहा है, उसी का नाम नहीं, बहुत नाइंसाफी है। इलेक्ट्रोस्कोप, जब इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज हो रही थी, जैसे कि आपने ये चीज़ नोटिस करी भी होगी, आजकल जब आप रजाई में जाते हो तो आपके जो शरीर के बाल होते हैं उसमें रजाई घिसती है, तो बिजली टाइप का कुछ दिखता है कि स्पार्क उत्पन्न हो रहा है, इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और जब इसी की खोज की जा रही थी तो इलेक्ट्रोस्कोप बना लिया गया था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, तो इलेक्ट्रोस्कोप मेजर करेगा उसको। एंडोस्कोप, एंडोस्कोपी आपने नाम सुना ही होगा कि हमें कोई डाइजेशन प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लेक्स हमारा सही नहीं हो रहा, खाना बार बार ऊपर को आ रहा है, तो हमारे विंड पाइप में कोई डैमेज तो नहीं है, ये चेक करने के लिए एंडोस्कोपी कराते हैं। इस तरीके से एक पतला सा तार होता है, उसके एक एंड पे कैमरा लगा होता है, उसको हमारे मुंह के अंदर से गले से होते हुए नीचे भेजा जाता है ताकि अंदर किसी डैमेज का पता किया जा सके। एस्केलेटर, आप रेलवे स्टेशन पे तो गए होंगे, जो नॉर्मल सीढ़ी होती है उसमें बस पैर रखो, एक भी कदम ना बढ़ाओ, सीधे ऊपर या फिर सीधे नीचे भी आ सकते हो, तो यही है। फैदोमीटर, कोई भी महासागर कितना गहरा है, देखो हमें कैसे पता चला कि महासागर में इस गहराई से नीचे जाओगे तो आपका चूरा चूरा हो जाएगा, हमें यह कैसे पता कि मैरियाना ट्रेंच दुनिया के सबसे गहरी प्लेस है, फैदोमीटर का सहारा लिया था। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के काम में आता है, आपके घर में, गाड़ी में, ये सब देखने को मिलेगा ही। फ्लक्स मीटर, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो एक सेकंड में या गिवन टाइम में कितनी मैग्नेटिक लाइन इस पार से इस पार जा रही है, वो फ्लक्स है, और इसको नापेगा कौन, फ्लक्स मीटर। अभी गैल्वेनोमीटर, देखो एम मीटर के बारे में हमने बताया, किसी भी सर्किट में कितने एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ये डिसाइड होगा एम मीटर से। लेकिन अगर ये देखना हो कि उस सर्किट में करंट है कि नहीं, बस कितने एम्पियर है उससे मतलब ही नहीं है, तब आप गैल्वेनोमीटर का यूज करते हो। फिर है गायरोस्कोप, कोई भी ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड, अगर एंगुलर स्पीड मेजर करनी है तो गायरोस्कोप, सीधी मेजर करनी है तो ओडोमीटर ना यूज कर लोगे। हाइड्रोमीटर, दो अलग अलग लिक्विड है, एक के कंपैरिजन में दूसरे की डेंसिटी कैसी है, तो हाइड्रोमीटर। हार्ट या लंग मशीन, जब हार्ट या फेफड़े की सर्जरी चल रही होती है तब काम में आती है। हाइड्रोफोन, आप पानी के नीचे हो, आप एक दूसरे को सुन तो पाओगे नहीं, लेकिन साउंड वेव अगर कैप्चर करनी है किसी ऑब्जेक्ट के से, आपको खतरा है, आप नेवी वाले हो, तो हाइड्रोफोन यूज होता है वहां पे। हाइग्रोमीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एटमॉस्फेयर में कितनी नमी है ये हाइग्रोमीटर से पता चलेगा। हाइग्रोस्कोप से ये पता चलेगा कि पहले और अब में कितना फर्क आया, वो पैटर्न आपको ग्राफ में दिखा देगा या स्क्रीन में। इनक्यूबेटर, आपने देखा होगा कि उस नवजात बच्चे को शीशे में रखा गया था, तो जिस शीशे में नवजात बच्चे को रखा जाता है उसे इनक्यूबेटर कहते हैं। कलाइडोस्कोप पर रखना क्यों पड़ता है ऐसे बच्चे को, क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरी होती है या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखो कलाइडोस्कोप एक ऐसी चीज होती है जिससे आप मान लो समुद्र के नीचे हो या नदी के नीचे हो और ऊपर की चीज आपको साफ साफ देखनी है, सामने से नहीं देख पाओगे, एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके का कुछ, ये ऐसे बन गया, यहां से रिफ्लेक्शन होते 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 यहां से देखिएगा यहां का साफ दिखने लगेगा, ये कलाइडोस्कोप है। अब कीमोग्राफ, हार्ट और लंग की बीट्स को अगर कैप्चर करना है तो स्टेथोस्कोप के अलावा आप ये भी यूज कर सकते हो, स्टेथोस्कोप से जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसका ग्राफ बनाने के लिए। अभी देखो लैक्टोमीटर, कोई भी दूध प्योर है कि नहीं, दूध वाले ने कितना पानी मिला रखा है
ये चेक करने के लिए लैक्टोमीटर, एक फिक्स रीडिंग होती है, उसके नीचे से नीचे अगर वो इंस्ट्रूमेंट चला गया तो मतलब दूध पतला है, अगर उसके ऊपर रहा तो गाढ़ा है, ये कंसेप्ट होता है। मैग्नेटोमीटर, दो अलग अलग जगह की मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करने के लिए। मैनोमीटर, गैस के प्रेशर को नापने के लिए। मेगाफोन, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक दूरी पे भेजने के लिए। वैसे अभी तो आप टेलीफोन पे, मोबाइल फ़ोन पे आराम से बात कर लेते हो, लेकिन मान लो कोई माइक है, इससे बोलना है और कुछ मीटर तक आवाज़ पहुंचानी है, क्योंकि ऐसे बोलूँगा तो आवाज़ फेड हो जाएगी समय के साथ, मतलब दूरी के साथ। तो मेगाफोन, कुल मिला के बड़ा वाला माइक। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर क्या होता है आप खुद बताओ। 10⁻⁻⁶, इसे 1000 से डिवाइड करो, 10⁻³ बचेगा, यानी कि 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। ये कौन नहीं जानता। माइक्रोफोन, जब आप फ़ोन करते हो किसी को तो आप जो भी बोलते हो तो फ़ोन के अंदर फिट होता है माइक्रोफोन, और वो आपकी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। माइक्रोस्कोप, ये कौन नहीं जानता। बैक्टीरिया वायरस आपको ऐसे दिख जाएंगे क्या? नहीं, जब तक आप माइक्रोस्कोप नहीं यूज़ करोगे। माइक्रोटोन, किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े करने के काम में आता है। स्पीडोमीटर, इसको कौन नहीं जानता। ओडोमीटर से हमें ये पता चलता है कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली, और स्पीडोमीटर से कितनी स्पीड से जा रही है वो पता चल जाता है। ओडो नहीं, ये ऑन्डोमीटर है अब की। अब देखो दो अलग अलग रेडिएशंस आ रही हैं, रेडियो वेव अलग है, माइक्रोवेव अलग है, इंफ्रारेड अलग है। सबकी वेवलेंथ आप मेजर करके बता सकते हो ना, और आपको पता भी है, याद भी करते हो एग्जाम के लिए, है ना। कैसे पता चला उसके बारे में? ओंडोमीटर से। अगली चीज है पेरिस्कोप। हमने आपको कलाइडोस्कोप तो बता दिया वो कैसे काम करता है, तो उसी का अपडेटेड वर्जन आप इसको समझ सकते हो। आप छुपे हुए हो, आप नहीं दिखाना चाहते कि आप हो, लेकिन फिर भी किसी चीज पे नजर रखनी है, किसी ऑब्जेक्ट पे, दुश्मन पे, तो आप ऐसे में कलाइडोस्कोप के अलावा पेरिस्कोप भी यूज कर सकते हो। आप छुपे हो, वो भी छुपा है, और आप दिखे तो वो आपको उड़ा देगा, ये कंडीशन बनी हुई है। जैसा कि युद्ध के टाइम पे होता है, सबमरीन में भी होता है। तो आप दुश्मन पे नजर कैसे रख पाओगे? पेरिस्कोप से। हमारे इस वीडियो का आखिरी टॉपिक होगा सिर्फ इस वीडियो का, अभी तो पूरी सीरीज बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस में क्या क्या एनर्जी कंजर्वेशन इन्वॉल्व होता है। कन्वर्जन मतलब ये एक डिवाइस है, ये दूसरी, यहाँ पे एनर्जी x है, यहाँ पे y, तो x से y में जो भी कन्वर्जन हुआ तो x की वैल्यूज क्या है y की, बस ये पता करना है। अब जैसे डायनामो है, तो जैसा कि हमने बताया, हैंडल लगा के घुमाओगे, डीजल इंजन ऑन करोगे, बिजली मिल जाएगी, तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माइक्रोफोन क्या करेगा? साउंड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। लाउड स्पीकर जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको वापस से साउंड में कन्वर्ट कर देगा। आप जो भी ब्लूटूथ से स्पीकर कनेक्ट करते हो तो उसको सप्लाई दे रहे होते हो, बैटरी से चाहे नॉर्मल सर्किट से, और वो आपकी साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो बस ऐसे ही सोलर सेल है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि उससे बिजली तो आप बनाते हो, क्योंकि कई सारी सेल एक पैनल पे लगी होती हैं, और कई सारे पैनल आपके छत पे लगे होते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी। हीटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी। बैटरी, अब देखो जब बैटरी चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनेगी, लेकिन वो डिस्चार्ज होगी, जब उसका यूज किया जाएगा तो वही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक में बदल जाएगी। स्टीम इंजन, स्टीम से जनरेट हुई हीट एनर्जी, और उससे इंजन चल रहा है और गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी। जब आप कोयला जलाते हो तो कोयले से निकलती है केमिकल एनर्जी, और उससे गर्मी लगती है आपको, तो थर्मल एनर्जी। गैल्वेनिक आइसोलेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, सेम टू सेम जब बैटरी चार्ज होती है उस तरह से। स्टोव, चाहे वो नॉर्मल गैस का स्टोव हो या पुराने टाइम पे जो मिट्टी के तेल वाला होता था, उससे आप देखो किस टाइप का स्टोव है इससे डिपेंड करता है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिकल स्टोव है इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट और लाइट में बदलेगी, क्योंकि जब आग लगेगी तो लाइट भी तो निकलेगी उससे। फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी जो कि लाइट से मिली है, ये केमिकल एनर्जी जो कि कार्बोहाइड्रेट बना है उस वजह से।
फोटो इलेक्ट्रिक सेल, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदल जाएगी। अब ये देखो टेलीफोन का रिसीवर है, क्योंकि रिसीवर में लगा है माइक्रोफोन, और वो क्या करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। ये बात आपको बता चुके हैं हम। फोटोग्राफिक प्लेट, लाइट एनर्जी केमिकल में बदलेगी। इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो हीट और लाइट में बदलेगी। इलेक्ट्रिक बल्ब, सेम टू सेम ऊपर वाला कन्वर्जन। इलेक्ट्रिक सेल, इसके बारे में बता चुके हैं, केमिकल से इलेक्ट्रिकल। मोमबत्ती जलेगी तो केमिकल एनर्जी जो कि वैक्स के जलने से प्रोड्यूस होगी वो लाइट और हीट में बदलेगी। सितार में मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि सितार जब आप बजाते हो तो हाथ का यूज करते हो, तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब बहुत सारे काम में हाथ का यूज करते हैं, और ये उसी में से एक है, साउंड एनर्जी में बदल जाएगी। इलेक्ट्रिकल मोटर, स्विच ऑन करते हो और मोटर घूमने लगती है, तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल फैन, पावर ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिकल, और घूम जाता है पंखा तो मैकेनिकल। सेम टू सेम मोटर और फैन दोनों एक ही है, हालांकि पर्पस दोनों के अलग हैं। टरबाइन, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, क्योंकि टरबाइन घूमती है तो मैकेनिकल, उससे बिजली बनती है तो इलेक्ट्रिकल। अभी देखो विंड मिल, विंड एनर्जी इनपुट पे लेते हो, आउटपुट पे मिलती है इलेक्ट्रिकल, बिजली बनती है उससे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब तक आप उस पर सप्लाई दे रहे हो तब तक मैग्नेट है, सप्लाई खत्म मैग्नेटिज्म खत्म, यही होता है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई दी, मैग्नेटिक, क्योंकि चुंबकत्व आ गया उसमें। एटॉमिक बम, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक बम किस पे काम करता है, न्यूक्लियर फिजन पे, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पे ध्यान रखना, अनकंट्रोल्ड बल्कि, ठीक है, क्योंकि किसी चीज का कंट्रोल नहीं रखना है, बम फाड़ना है सीधे। हीट, लाइट और साउंड सब प्रोड्यूस हो जाएगा। थर्मो इलेक्ट्रिक, हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि पानी को एक हाइट पे पहुंचाया और पानी को वहां से रिलीज कर दिया, तो उस हाइट की वजह से उसमें एनर्जी आ गई और उससे बिजली बना रहे हो तो इलेक्ट्रिकल। जनरेटर, आपको पता ही है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिक आयरन, जो प्रेस होता है उस पर आप सप्लाई देते हो तो हीट मिलती है ना, तो बस। रेक्टिफायर, एसी को डीसी में बदलता है। आपने कभी ये सोचा है कि आपके घर का जो मोबाइल फोन है उस पर जब आप चार्जर कनेक्ट करते हो तो चार्जर लगा हुआ है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे, लेकिन जब उसके दूसरे पॉइंट को आप छूते हो तो आप झटका नहीं खाते हो, क्योंकि वहां पे कन्वर्जन हो गया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, रेक्टिफायर लगा हुआ है, ठीक। और वो क्या कर रहा है कि वहां से जो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है उसको डीसी में बदल दे रहा है 12 वोल्ट की, या फिर जो भी उसकी रीडिंग है उस हिसाब से। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको देख के रखिए, चीज़ों को रिवाइज करके रखिए।